वेलकम स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। अभी जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आज वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड एडिंग मैनुअल डिस्कस किया था। अब आपको आज डिस्कस किया जाएगा जो नीचे आपकी हेडिंग दिख रही है स्क्रीन पे, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैनुअर। तो फर्टिलाइज़र और मैनुअर की चर्चा पहले भी हो चुकी है। फर्टिलाइज़र का मतलब है कि जो है कि केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे हमने बताया था यूरिया, डाई, पोटास। और मैनुअर का मतलब क्या होता है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि पशुओं के जो भी गोबर है या इन सब चीज़ें या सड़े हुए पेड़ पौधे सूखे वो जब सड़ जाते हैं, घास फूस, तो उससे जो मिलता है हमें वो मैनुअर है, खाद है एक तरीके की। तो ये इनका डिफरेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल कंपाउंड। फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक, ठीक है। मैनुअर इज़ नेचुरल सब्सटेंस। मैनुअर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र बेटा फैक्ट्री में बनता है। मैनुअर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन द फील्ड। जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ फसलें काटने के बाद, उसके धान को काटने के बाद उसके जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको पटक करके उससे हम धान निकाल लेते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, सड़ा करके हम लोग, जैसे ढैंचा वगैरह भी बोते हैं। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से होगा तो उसे अच्छे से पता होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम सड़ा करके खेतों में डिकम्पोज करा करके प्राप्त करते हैं, तो वो हो जाता है मैन्योर, खाद। इट डज़ नॉट, फर्टिलाइज़र में देखेंगे तो इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल, यानी कि अपने सॉइल को ये कोई ह्यूम्स कोई नहीं प्रदान करता है। और ये क्या, इट प्रोवाइड द ह्यूम्स ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है, दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फर्टिलाइज़र क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट, वेरी निच, सॉरी, दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो है प्लांट को जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और मैन्योर में क्या होता है बेटा, हाँ, दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है इसमें वो कम पाए जाते हैं मैन्योर में। आगे देखते हैं। हाँ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेक, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, यानी कि बेटा अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, तो हमारी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि उसकी उपज कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ बेटा ज़्यादा हो जाती है तो क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वैसे हमारा फर्टिलाइज़र भी है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड इज़ आल्सो सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा, आफ्टर ग्रोइंग मेनी क्रॉप इन द सेम फील्ड द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल डिक्रीजेस, यानी कि जब कई फसल को हम अपने खेतों में उगा लेते हैं तो जो न्यूट्रिशन का लेवल है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट धीरे धीरे क्या होते हैं, वो हमारे पौधे ले लेते हैं, हमारी ज़मीन से, हमारी मिट्टी से, हमारे खेत से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इसलिए जब बार बार हम खेती करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड आल्सो इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो बेटा जो आपका मैन्योर है, जो घर पे आपकी खाद बनाई गई है, उसका क्या काम है, इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब यह है कि जो मिट्टी की बनावट है, बनावट मिट्टी की कुछ होती नहीं है, उसका जो एक टेक्सचर होता है, उसका एक संरचना होती है, उसका संगठन किस तरीके से है, उसको ये इम्प्रूव करता है। और आप जानते हैं कि बहुत ही कठोर मिट्टी होगी तो वहाँ कोई फसल नहीं होगी, तो जो भी खाद है वो क्या करती है, मिट्टी में कठोरता को कम करती है, हार्डनेस कम करती है, और वो उसको क्या बनाती है, भुरभुरी बनाती है। तो यूज़ अ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड आल्सो इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब उसमें जल को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ा देती है। अनदर मेथड फॉर रिप्लेसिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट इज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। जो आपकी मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए
ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। बेटा क्रॉप रोटेशन एक नया वर्ड है। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक फसल के बाद दूसरे टाइप की फसल बोई जानी चाहिए। जैसे कि क्या है कि गेहूं के बाद क्या है, धान बोया जाता है, या कभी कभी उड़द वगैरह भी बोते हैं। तो होता क्या है कि आप जब किसी भी दलहनी फसल को यानी कि दाल वाली फसल को बोते हो तो उसके जो रूट्स हैं उसमें राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। इसी तरीके से हर फसल की कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर क्रॉप रोटेशन में रहेगी, बदल बदल के आप फसलों को बोएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होगी वो कमी होगी। ठीक है। इन क्रॉप रोटेशन 2 और मोर क्रॉप आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड अल्टरनेटिवली। यानी कि जब क्रॉप रोटेशन रहेगा तो एक ही ज़मीन पर 2 या 2 से अधिक फसल भी हम बो सकते हैं अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रोइंग व्हीट द सॉइल इज़ लो ऑन नाइट्रोजन न्यूट्रिशन। जब व्हीट यानी गेहूं की बुआई हो जाती है, ठीक है, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। दिस कैन बी रेमेडिएट बाई ग्रोइंग पीज एंड ग्राम प्लांट। यानी कि मटर या चने को बो करके हम क्या करते हैं, उसको रेमेडिएट कर देते हैं, फिर से फुलफिल करा देते हैं, विच रिप्लेनिश द सॉइल इन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर यानी कि जो आपकी खाद है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है बेटा, एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो आपके जल ग्रहण करने की क्षमता है, संचय करने की क्षमता आपकी मिट्टी की है, उसको बढ़ा देता है। सेकंड, मेक्स द सॉइल पोरस, क्या कर देता है, उसको भुरभुरी बना देता है। और थर्ड, इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल। हमने बताया कि उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करा देता है। टेक्सचर को इम्प्रूव कराने का मतलब वो फसलों के लिए उपयोगी हो जाती है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइक्रोब इन द सॉइल, और बहुत सारे जीवाणुओं की संख्या वो मिट्टी में बढ़ा देता है, जो कि हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट है बेटा, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अगर कहीं पे क्रॉप की फसल बोई गई है, ठीक है, क्रॉप सोइंग की गई है, फसल बोई गई है, कटाई हो रही है, तो अगर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है तो विदाउट इरिगेशन नहीं होगा। तो इरिगेशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। वाटर क्या है, पानी बहुत ही अति आवश्यक है कृषि के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। फूलों के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रूट एंड सीड्स, यानी कि फलों और बीजों के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। द प्लांट ऑब्जर्व, ठीक है, द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर डिजॉल्व इन इट थ्रू रूट्स। पौधे क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर और मिनरल को, पानी और खनिज को, एंड फर्टिलाइजर डेवलप इन इट थ्रू रूट, डिज़ॉल्व इन इट थ्रू रूट। यानी कि जो आपके पानी में जो भी मिनरल्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, जब घुलते हैं तो रूट के द्वारा अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। यानी कि इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। और इरिगेशन का यही काम ही है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करेगा, वो अपने में घोल लेगा, और वाटर खुद भी जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है, उसी के साथ न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्व हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। अपनी फसलों को एक डिफरेंट समय पे, अलग अलग समय पे या समयबद्ध तरीके से जो है पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, सॉइल टू सॉइल एंड क्रॉप टू क्रॉप। यानी कि जो टाइम और फ्रिक्वेंसी कब देना है और कितनी देनी है, हमको जो है पानी कितनी सिंचाई करनी है, वो सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। जैसे बरसात के सीज़न में हम लोग कम पानी देते हैं, ठीक है। सॉइल टू सॉइल, अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, तो वहाँ अलग अलग पानी उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग जो है फसलों को अलग अलग पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या होता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। द मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब जो हमारी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है, कुछ मेथड वो भी हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड हैं जो इस नए समय में जो है सिंचाई के सिस्टम बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अगले पैरा पे आएंगे बेटा, जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नोट करते हैं।
आपके सामने दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे सिंचाई हो रही है और किन किन तरीक़ों से हो रही है। देखिए, एक में नाली से जा रहा है या नहर जैसा आपको दिख रहा होगा। दूसरे में आपकी जो फसल है वो एक सिस्टमेटिक वे में है, तो उसके किनारे किनारे आपका पानी सींचा जा रहा है। तीसरे में कुछ आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा है जिसमें कई सारे कुछ भी पात्र लगे हैं, कोई बर्तन जैसा नुमा बड़ी सारी चीज़ें लगे हैं, उसमें से पानी आ रहा है। चौथे में आप देखेंगे कुआं है। तो आइए देखते हैं कि कुछ डिस्कस करते हैं। What is the most important requirement for agriculture? The traditional method include canal irrigation. मतलब कि जो ट्रेडिशनल मेथड था वो पहले से जो चला आ रहा है वो कैनल इरिगेशन है। जो फर्स्ट नंबर क्या है, कैनल इरिगेशन, इस तरीके से सिंचाई की जाती है। फ्यूरो इरिगेशन आपका जो सेकंड वाला बी पे दिख रहा है आपको, फ्यूरो इरिगेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेन पंप, ठीक है। चेन पंप द्वारा भी हम लोग इरिगेशन करते हैं। पुलिस सिस्टम, मोट जिसे मोट कहते हैं, ठीक है, पुलिस सिस्टम या ढकली कहते हैं। एंड वाटर व्हील, राहट, वाटर व्हील आपको फिगर सी में दिख रहा है जो राहट है। द वाटर अवेलेबल इन वाल, लेक एंड कैनल आर लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। जो भी आपके कुएं में पानी है, झील में है या तालाब में जो कोई भी पानी है तो वो ऊपर उठाया जाता है, अलग अलग मेथड द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। फॉर टेकिंग इज टू बी द फील्ड, ठीक है। कैटल आर ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड, यानी कि इन पानियों को निकालने के लिए या तो हम जानवरों की मदद लेते हैं, जानवरों से कार्य कराते हैं, या इंसान खुद मेहनत करता है तब ये पानी निकलते हैं। दीज मेथड आर वेरी चीप, ये बहुत ही सस्ते मेथड हैं, बट आर कंपेरेटिवली लेस एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट कम है क्योंकि ये इसकी जितनी पानी निकालने की क्षमता है पर आवर में वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आज तो जेट पंप्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। एट सम प्लेसेस पंप्स आर यूज फॉर फॉलिंग वाटर, कई जगहों पर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। पंप का मतलब जैसे कि समर्सिबल पंप है या वाटर मोटर है, गांव में गवर्नमेंट की जो पंप होती है वो भी है, इससे जो है कहीं कहीं सिंचाई की जा रही है। These pumps run on diesel, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। यह तो डीजल से चलती है, डीजल से चलने वाला भी क्या होती है, पंप होती है, पानी निकालते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से भी, सोलर एनर्जी से भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, अभी नीचे आपका बचा है। मॉडर्न मेथड इंक्लूड स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन। These methods help us to use water economically and efficiently. आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज। स्प्रिंकल और ड्रिप बेटा दो इरिगेशन मेथड है, हम थोड़ा सा बताना चाहिए। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव कराते हैं, और ड्रिप का मतलब होता है कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जो एक वाटर की पाइप है उसको पूरे खेत में ऐसे कई जो है घुमावदार पाइप होती है, उसको पूरे खेत में फैला दिया जाता है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र से धीरे धीरे पानी गिरता है और उन छिद्रों को हम पेड़ों के पास लगा देते हैं। मोस्टली इन सब चीज़ को, जैसे कि बड़े फसलों की खेती करनी है, केले की खेती है, इन सब चीज़ में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि धान गेहूँ में ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, क्योंकि इससे हमारी फसल भी ख़राब हो जाएगी और हर पौधे के पास छिद्र करना भी पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये जो ड्रिप इरिगेशन है उसको हम केला वगैरह की खेती में इस्तेमाल करते हैं। एक पाइप होती है जिसमें जगह जगह पर छिद्र होते हैं और उसी जगह पर वो पेड़ होता है, तो जिस जगह पर पेड़ होता है उसी जगह पे पानी गिरता है, जिससे हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। स्प्रिंकल का मतलब छिड़काव, जैसे छिड़काव नुमा सिंचाई है, जहाँ या जो फसलें उनको कम पानी की ज़रूरत होती है उसमें स्प्रिंकल सिस्टम हम यूज़ करते हैं। आगे आते हैं बेटा, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम हो गया है, तो फिर आगे आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि फसलों को उत्पादन करना, ठीक है, पूरा इसका मतलब है फसलों का उत्पादन करना। द अनडिज़ायरेबल प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स। अनडिज़ायरेबल कुछ पौधे ऐसे हैं, घास फूस ऐसे हैं जो हमारी फसल के साथ अनडिज़ायरेबल मतलब कि बिना चाहे हुए भी उगाते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं, ठीक है।
जूम करते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारे वीड के नाम दिए हैं, अमारंथस, वाइल्ड ओट, ग्रास एंड बथुआ आर एग्जाम्पल ऑफ वीड। बथुआ, यू आर वेल नोन अबाउट बथुआ, पीपल ईटिंग बथुआ इन विलेज एज बथुआ साग। तो बथुआ सरसों साग, यू आर ऑफन नोन एज एंड वेल नोन एज अबाउट बथुआ। रिमूवल ऑफ वीड इज़ वीडिंग, ठीक है, वीड को हटाना, यानी कि ये जो आपकी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं इनको हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है, मतलब कि उसको हटा देना, हटाना वीडिंग कहलाता है। और वीडिंग को अगर आप एकदम एग्रीकल्चर और आप इंडियन ट्रेडिशनल में आप देखेंगे तो निराई गुड़ाई आप उसको कह सकते हैं, निराई कह सकते हैं, ठीक है, गुड़ाई नहीं, निराई। These plants should be removed as they compete with the crop for air, sunlight and nutrients and efficient for the growth of the crops। यानी कि इनको निकालने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर वो क्रॉप के साथ रहेंगे बेटा तो क्या करेंगे कि हमारी क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स है जो मिलना चाहिए क्रॉप को, वो ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे। पहली चीज़ न्यूट्रिएंट की कमी करेंगे। दूसरी चीज़ सनलाइट जो है वो हमारी क्रॉप पे लगनी चाहिए, तो इन पे लग रही होगी। ये बड़े होते हैं क्योंकि ये घास फूस जो होते हैं बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं इनको हटाने के। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। मतलब कि वीड में भी फ्लावर और सीड्स होते हैं और वही सीड गिर करके फिर अगले साल वो आपकी क्रॉप के साथ वीड के रूप में निकल जाते हैं। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि उसके जो फ्लावर हैं उसके निकलने से पहले ही हम सीड को हटा दें ताकि वो फिर से ना हो। Weeds can be uprooted by hand or removed with the help of implements। वीड्स को या तो क्या करते हैं, अपरूटेड मतलब हाथ से उखाड़ के निकाल देते हैं अपने खेतों से, या तो किसी न किसी औजार की मदद से करते हैं, सच एज ट्रॉवेल, हाउ एंड हैरो। ठीक है, ट्रॉवेल एंड हैरो आपको दिखाया गया है। इस तरीके की खुरपी वगैरह चीज़ें जो भी होती हैं उससे हम क्या निकालते हैं, निराई करते हैं। निराई का मतलब है कि खरपतवार, खरपतवार का मतलब है बेटा कि घास फूस जो भी जामी हुई है उसको निकाल देना। दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मे लीड टू एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो हमारी क्रॉप्स हैं वो भी कट जाती हैं इनको हटाने के चक्कर में, तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल भी होता है। द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड आल्सो रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। और ये क्या होता है कि इसको रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने निराई कर दी अपने खेतों में तो हमेशा के लिए हो गया, ये रेगुलर आपका चलता रहता है जब तक आप फसल को काट ना लो। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसीड्स। यानी कि वीडिसीड का मतलब खरपतवार नियंत्रक होता है। हिंदी में आप इसे जानेंगे तो खरपतवार नियंत्रक होता है, इतनी क्लिष्ट हिंदी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करना है, वीडिसीड्स मतलब जैसे मेडिसिन होती है वैसे वीडिसीड्स होती है, और विच किल ओनली द वीड प्लांट। एग्जाम्पल आर डालापॉन 2,4-D, मेटाल्चर एट्सेट्रा। ये बहुत सारी, ठीक है, मैलाथियान भी होता है एक्चुअली में। और ये सारे जो आपको दिए गए हैं ये क्या है, वेडिसीड्स हैं। ये क्या करते हैं, अगर आप बड़ी एरिया में खेती कर रहे हैं तो इतनी एरिया में निराई करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग केमिकल सब्सटेंस का भी यूज कर लेते हैं, वेडिसीड्स डाल देते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं वीड प्लांट को मारता है, उन्हीं वीड प्लांट को किल करता है, और हमारे जो फसल है हमारी जिसको हमने बोया है उसको किल नहीं करता है, उसको नहीं मारता है। नेक्स्ट, द एनिमल विच डैमेज क्रॉप आर नोन एज पेट्स। ठीक है, एंड दीज कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल कॉल्ड पर्टिसाइड्स। बहुत सारे एनिमल हैं जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे भुनगा वगैरह है, आप जानते होंगे, तो वो हमारी अभी टिड्डी का रिसेंटली हमला हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे कीट पतंग हैं एक तरीके के, वो हमारे फसलों को भी नुकसान करते हैं। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज केमिकल आर सिग्निफिकेंट। ये जो केमिकल का हम लोग छिड़काव करते हैं इन सब से बचने के लिए, ये क्या होता है कि यूजिंग दीज केमिकल आर सिग्निफिकेंट, इसका बहुत सारा जो है डिसएडवांटेज भी होता है।
कांटेक्ट विद देम कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। अगर आप लगातार उस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जो भी किसान भाई हमारे हैं उनको क्या होता है, उनके हेल्थ की समस्या आती है, बीमार पड़ सकते हैं। ट्रेसेस ऑफ दिस पॉइजन में रिमेन इन द क्रॉप एंड कैन बी हार्मफुल टू द पीपल हु कंज्यूम देम। और जो ये हम लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं ये हमारी क्रॉप के साथ भी जो है लग के आता है, तो हमारी जो फसलें होंगी उसमें भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर होगा, तो हमारे लिए भी जो कंज्यूम कर रहे हैं खा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, नुकसान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज व्हेन इट इज़ रेडी इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बेटा कटाई करना। कटाई करने का मतलब जब हमारी फसल पूरी पक के तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं, वो ये हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन विद हैंड्स यूजिंग अ सिकल। एक सिकल के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हाथों से कटाई करते हैं। आपको दे दिया है सिकल, आप हंसिया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सिकल का मतलब है हंसिया जैसी चीज़ होती है, हंसिया होती है, उससे हम कटाई करते हैं। इट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इसको हम मशीन से भी कट करते हैं। आजकल आप देखे होंगे गेहूं वगैरह की कटाई एक बड़ी सी मशीन आती है उससे करते हैं, तो वो हार्वेस्टर कहलाती है। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाप बाय द प्रोसेस नोन एज थ्रेसिंग। जब वो कटी हुई फसल को हम क्या करते हैं, उसके ग्रेन्स यानी उसके दानों को, अनाज को अलग करते हैं और भूसे को अलग करते हैं, वो थ्रेसिंग कहलाती है। अब देखे होगे तो ट्रैक्टर के साथ वो थ्रेसर लग के आता है, तो वो थ्रेसिंग कहलाती है, मड़ाई कहलाती है। थ्रेसिंग इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल कॉम्बाइन। ठीक है। थ्रेसिंग क्या होती है, एक मशीन के द्वारा कराई जाती है जिसे कंबाइन कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ कैन आल्सो बी डन बाय विनोइंग। अब होता क्या है कि जो आपके अनाज होते हैं उसके साथ भी कुछ भूसे आ जाते हैं, कुछ उसमें से भूसे की चीज़ें आ जाती हैं, या पेड़ के उस पौधे की कुछ अंश और अलग से आ जाते हैं, उसको हम साफ़ करने के लिए विनोइंग कहते हैं। ठीक है, इसे ओसाना कहते हैं। ये देखिए एक विमेन है जो कि हवा में अपने अनाज को गिरा रही है, तो उसमें क्या होता है, हवा से जो भूसे वगैरह हैं वो दूर चले जाते हैं और अनाज हमारा उसी जगह पे गिर जाता है, जिसे विनोइंग कहते हैं, यानी ओसाना कहते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, स्टोरेज। आफ्टर हार्वेस्टिंग वी हैव टू स्टोर आवर क्रॉप। ठीक है, जो भी हमारी फसल है उसके जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। कई सारे उसमें भी दीमक वगैरह लग जाते हैं, हमारी घर में भी जो रखे रहते हैं अनाज। तो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप है मॉइस्चर, जो तुरंत ताज़ी हमारी जो कटी हुई फसल के जो दाने हैं उसमें मॉइस्चर होती है, नमी होती है। दे आर ड्राइड प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम। पहले उनको अच्छे से सुखाया जाता है, कि उनको ड्राई किया जाता है, तब उसको लंबे समय के लिए हम लोग स्टोर करके रखते हैं। द क्रॉप्स शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब चीज़ें, चूहे वगैरह से हमको क्या करना है, नमी वगैरह से क्रॉप को हमें बचानी होती है। द क्रॉप आर ड्राइड इन सन एंड स्टोर इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। ठीक है, अब बहुत सारी तरीके के जूट के जो आपके बोरे होते हैं, जिसे आप बोरा दे जानते हैं, यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, इनमें हम लोग स्टोर करते हैं, बहुत उसको अच्छे से सुखाने के बाद धूप में। ऑन ए लार्ज स्केल द ग्रेन आर स्टोर इन सिलन एंड ग्रेन सीज। ठीक है, ये बड़े बड़े हम लोग ये सिलोस जो भी आपको दिख रहा है, ये स्टील का एक बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, ये इसमें भी हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आज आपके आज आपके लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फूड फ्रॉम एनिमल। रेयरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर यूजफुल थिंग इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि पशुओं को पाल के और उनको उनके द्वारा जो हमें फल मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, सॉरी, जो उनके द्वारा हमें भोजन मिल रहा है, भोजन का मतलब जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मट्ठा मिल रहा है, अंडे मिल रहे हैं, गोश्त मिल रहा है, वो कर रहे हैं, अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, मतलब पशुपालन कहलाता है। मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीप, गोट, लैम्ब, हेन एट्सेट्रा। यानी कि भेड़, बकरी और लैम्ब यानी हेन मुर्गियों से हमको क्या मीट मिलता है। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स सच एज श्रिम्प्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर एट्सेट्रा आर आल्सो कंज्यूम बाय ह्यूमन। ये भी मछलियों के अलावा बहुत सारी चीज़ें, केकड़ा वगैरह होती हैं जो इंसानों द्वारा खाई जाती हैं।
Dairy products such as milk, curd, cheese, butter etc. are obtained from animals such as cow, buffalo, goat and camel। यानी कि जो गाय, भैंस, बकरियां हैं उनसे दूध, पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। एग आर obtained फ्रॉम hen, डक, गूज एट्सेट्रा। अंडों को हम किससे किससे, मुर्गी यानी बतख, इन सब चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी इज़ नोन एज एपीकल्चर। यानी कि मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। और जो है उससे भी हम क्या करते हैं, हाँ, मधुमक्खियों को भी पाल के हम उससे क्या निकालते हैं, उसका शहद निकालते हैं। तो इस तरीके से आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जिस टॉपिक पे दिक्कत हो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और आप जो भी पढ़ाया जाए डेली आप पढ़ें। और जो एक्सरसाइज है आपकी वो नेक्स्ट क्लास जब भी कल आपकी लगेगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।